सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। होस्ट बना दिया आपको? हाँ थैंक यू सर। ओके अब देखो, अब वॉइस क्लियर है क्या? वो पिन अच्छा से नहीं लग पाया रहा था। ठीक है, ओके ओके थैंक यू। ओके ओपन द नोटबुक, ओपन द नोटबुक। ओ थैंक यू। ठीक, क्लियर है, थैंक यू। तो कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्लीज देखो हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जैसे मैं बताया था वर्क निकालने के लिए, वर्क, ठीक, अगर वो ऐसा है, इस पर प्रेशर था और इस पर क्या था, वॉल्यूम। अब वर्क जो होता है W इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी, ठीक। अगर गैस के द्वारा वर्क डन है तो प्लस, एक्सटर्नल के द्वारा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस। ये याद रखना है। साइन का मतलब ये है कि अगर P एक्सटर्नल अगर है ई एक्स टी तो माइनस, P इंटरनली है तो प्लस लिखेंगे। तो जनरली केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें ये लिखा रहेगा। अब फिजिक्स में यहाँ पर प्लस लिखा रहेगा, लेकिन वहां पर एक्सटर्नली नहीं लिखा रहता है, ठीक है, ओके। और ये रियल में क्या होता है, पीडीवी का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो इसकी जो एरिया आता है, एरिया, वो एरिया किसके इक्वल होता है, तो वर्क डन के इक्वल होता है। एरिया जो होता है वो वर्क डन के, ब्लू हो गया, ब्लर हो गया है, तो एक बार और मैं क्लीन कर देता हूं, क्लीनिंग हो रहा है, ठीक। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखो। मान लो हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। अगर ए से गया और फिर ए पर ही आया तो वर्क डन ऐसे हुआ। ये जो है वो हमारा क्लॉकवाइज है। अगर ऐसे होता, ऐसे, तो ये एंटी, ये देख लो घड़ी के सुई की जैसा है ना,
क्लॉकवाइज। अगर ये इस तरह से होगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, और इसकी जो वैल्यू जो होगी उसके अंदर की वर्क डन एरिया अगर हम निकाल देंगे तो वर्क डन निकाला जा सकता है। यानी अगर मैं कहूं कि वर्क डन ए से बी से सी, वर्क डन सी से डी, ठीक है, ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है। ठीक, और ये क्लॉकवाइज जो होगा वो किसके बराबर होगा, शेडेड एरिया के बराबर। ये याद रखना है। ठीक, अगर क्लॉकवाइज है शेडेड एरिया निकाल दो तो वो वर्क डन हो जाएगा। और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव वैल्यू आएगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे वाइज तो ये हमारा पॉजिटिव वर्क होगा। ये याद रखना है, ये वर्क डन साइन है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देख लो, अगर यहां पर लिखा है मान लो 10 किलो पास्कल, ये 50 किलो पास्कल, ये हमारा 20 सेंटीमीटर क्यूब और ये 100 सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब और 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो वर्क डन कैसे निकालेगा, तो मैं सिर्फ ये एरिया निकाल दूंगा, ये पूरा ए बी सी को निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एरिया निकाल दें। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ कितना है, 50 माइनस 10 किलो पास्कल इंटू इसमें डिफरेंस कितना है, 100 माइनस 20 सेंटीमीटर क्यूब। बस ये एरिया एसआई यूनिट में कर दो, वही वैल्यू वर्क डन के इक्वल हो गया। 50 माइनस 10 40 किलो पास्कल इंटू ये 80 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सबको एसआई में चेंज कर लो, तो 40 किलो को 10 टू पावर 3 पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं, 80 सेंटीमीटर को मीटर क्यूब कराने के लिए 10 टू पावर माइनस 6 से मल्टीपल कर देंगे तो मीटर क्यूब आएगा। अब कुछ करना नहीं है, ये और ये कैंसिल होगा, सिर्फ एक रह जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, न्यूटन मीटर यूनिट बच जाएगा। ठीक है, और देख लो 1 1 2 और 3 5, 4 इंटू 8 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ये होगा। इसकी वैल्यू कितने हुआ, तो 8 4 जा 48 4.8 जूल। अब देख लो ये क्लॉकवाइज है तो इसमें वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस 48 जूल लिखेंगे। बोर्ड इज स्टिल ब्लर, तो वंस अगेन आई वांट टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द लेंस। ओके, ऐसे लिखेंगे। अगर यही ऐसे रहता एंटी क्लॉकवाइज में तो ये वैल्यू प्लस होता। ठीक, दूसरा एक सर्किल वाला दिया था, उसको भी आप देखो। पहले मैं सर्किल के लिए बताता हूं, ये आर है, तो एरिया ऑफ सर्किल जो होता है वो लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, या इसी को हम ऐसे लिखेंगे पाई आर इंटू आर, ये होता पाई आर इंटू आर। एक को जैसे कि ए स्क्वायर लिखते हैं, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखते हैं ना,
तो इसमें लेंथ का जगह भी आर है, ब्रेड्थ का जगह आर भी है, तो इसमें पाई एक लेंथ एक आर जो है वो लेंथ का रिप्रेजेंटेशन है, और एक जो है वो ब्रेड्थ मतलब हाइट का रिप्रेजेंटेशन। ये याद रखना, पाई आर आर, ठीक है। ओके, तो यहां पर हम क्वेश्चन समझाने वाला हूं, वो प्लीज देखो। जैसे ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, और ऐसे, ठीक। यहां पर कुछ वैल्यू ऐसे लिखे, ये P1 और ये, ठीक है। और यहां से ये वॉल्यूम V1 है और ये वॉल्यूम V2, ऐसा है। और मान के चलो कि ये ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्क डन। तो ध्यान देना है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये सेंटर है, एक रेडियस ये, एक रेडियस, एक रेडियस का रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा है, ठीक। ओके, इसको आप देखो R1 मानो, इसको R2 मानो, तो R1 का लेंथ है R2 के लेंथ के इक्वल है, और जिसकी नेट वैल्यू R के बराबर, ये मान के चलो, यही कंडीशन सर्किल का होता है, ठीक। अब यहां पर इसकी शेडेड एरिया क्या लिखेंगे, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन ड्यूरिंग वन साइकिल, वन साइकिल में कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर या पाई R1 इंटू R2, यही फॉर्मूला है। तो R1 को हम यहाँ ऐसे मान ले, इसका हाफ मान ले, तो आप देखो R1 की लेंथ क्या है, ये V2 माइनस V1 को हम ये लिखेंगे, और इसकी आधा है, ठीक है। तो इसकी लेंथ जो होगी वो हमारा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई, यानी ये जो लेंथ जो होगी वो क्या होगा, V2 माइनस V1 बाई 2, और ये इधर वाला R2 ये R1 मान लो, R2 जो होगा वो क्या होगा, P2 माइनस P1 बाई 2। तो वर्क डन जो होता है वो क्या लिखे, पाई R1 R2, और दोनों की वैल्यू एक ही है, पाई एक V2 माइनस V1 बाई 2 और P2 माइनस P1 बाई 2, पाई बाई 4 V2 माइनस V1 P2 माइनस P1, ये हो गया हमारा वर्क। पाई बाई 4 V2 माइनस V1 P2 माइनस P1, यही वर्क डन ड्यूरिंग साइकिल होता है। ठीक, तो प्लीज एक बार नोट करो। ठीक, तो आप इसे लिख लो। हो गया ना?
अब देख लो कि अगर वो साइज इलिप्टिकल हो जाए, कुछ ऐसा इलिप्स के जैसा, तो इसमें भी वही है, ये मेजर एक्सिस और ये क्या होता है, माइनर। तो मेजर एक्सिस इसको बोलेंगे, और ये हमारा माइनर एक्सिस। ठीक, अगर ये A1 है और इसको हम क्या मान ले, A2, तो अगर कहा जाए कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव, क्लॉकवाइज रहेगा तो नेगेटिव। अगर इसकी वर्क डन अगर पूछे, वर्क डन ड्यूरिंग 1 साइकिल, वर्क डन अंडर साइकिल, तो बस यही है पाई A1 इंटू A2, बस मेजर एक्सिस इंटू माइनर एक्सिस, अब पाई के मल्टीपल। ये प्रेशर और ये हमारा, प्लीज नोट करो। ठीक, कुछ होमवर्क दे देते हैं कैलकुलेट करने को। ठीक, ये सेमी सर्किल का है, ऐसा करना, ये थोड़ा अच्छा, ठीक है, और नहीं तो थोड़ा और बड़ा कर दो। अब से मैं बनाता हूँ, थोड़ा गड़बड़। ऐसा सेम से A B C D E मान लो E, इसको A B, इसी को C मान लो, ये D E F, और ये मान के चलो ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम V1, ये है V2, ये है V3, और ये है V4, ये है P1, ये है P2, और ये है P3। ओके, तो कैलकुलेट द वर्क डन थ्रू 1 साइकिल, A से B से C से D से E से F और फिर A। इसको होमवर्क में लिख लो, घर पर करना, टाइम लगेगा, इतने देर में दूसरा चीज पढ़ाऊंगा। इसको नोट करो, तब तक मैं मार्कर में इंक डाल लो।
ठीक, बस थोड़ा सा हाफ पेज में ये बन जाएगा। ठीक, अब देखो ये हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, ओके। तो प्लीज सुना जाए कि इसके पहले हम लोग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स और जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं। फर्स्ट लॉ एंड जीरो लॉ। जीरो लॉ कुछ नहीं है, वो तो हम लोग का थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। फर्स्ट लॉ हम लोगों ने पढ़ा है। फर्स्ट लॉ के बारे में ये भी बताए थे कि ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, यानी एनर्जी क्रिएट नहीं किया जा सकता है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर हम किसी भी सिस्टम को एनर्जी अगर देते हैं तो उसकी टेम्परेचर क्या होती है, बढ़ती है, ऐसे हम लोग बात जानते हैं। यानी एक ध्यान से देखो कि एक सिस्टम है, अगर हम इसको एनर्जी दें डेल्टा क्यू प्लस, तो इसकी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। इंटरनल एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करता। ठीक, एक चीज ध्यान देना है कि किसी भी सिस्टम की अगर टेम्परेचर बढ़ता है, इसका मतलब है कि उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। जैसे अगर हम लोग को फीवर हो रहा है तो हम लोग को थर्मामीटर लगाते ही टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गया। कोई भी ऑब्जेक्ट को धूप में रख दो, उनकी टेम्परेचर अगर बढ़ रही है, इसका अर्थ है कि उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, राइज हो रही है। तो किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना है तो हमको हीट उस सिस्टम को सप्लाई करना होगा। ठीक है ना, पहले इसको लॉजिकली समझते चलना है। कोई भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को अगर हमको बढ़ाना है तो हमको क्या करना होगा, उसको हीट सप्लाई करना होगा। इसके जस्ट अपोजिट बात करें कि अगर किसी भी सिस्टम से अगर हीट एनर्जी निकल रही है तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी हम यूं कहें कि हीट सप्लाई करें तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, निकल जाएगा, इंक्रीज होगा। अगर यही सिस्टम से हीट निकले, डेल्टा क्यू का मतलब होता है कि सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी आ रही है, इसका मतलब यह है कि इसका इंटरनल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये इतना याद रखना है, किसी भी सिस्टम को अगर हम हीट सप्लाई करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर राइज होगा। किसी भी सिस्टम से अगर इंटरनल एनर्जी हीट निकल रही है तो उसका इंटरनल एनर्जी घटेगा और टेम्परेचर भी क्या होगा, घटेगा। ये एक बेसिक नेचुरल थिंग है। ओके, अब देखो फिर से एक और बात मैं बताना चाहता हूं। किसी भी सिस्टम को अगर हम हीट देंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं, प्रैक्टिकल थोड़ा सोचते हैं। जैसे कहीं पर भी आग जल रही है, फ्लेम निकल रहा है, अपने हाथ को ऐसे कर दो, ठीक है, हाथ को कर देंगे, या हीटर के सामने ऐसे हाथ रखो। ठंडी के दिनों में क्या करते हैं, कोई हीटर है उसके सामने ऐसे या खुद खड़े होते हैं तो हमारी टेम्परेचर क्या होती है, बढ़ने लगती है, क्योंकि वो हीटर हमको हीट सप्लाई करता है और जिससे हमारी हाथों की टेम्परेचर क्या हो जाती है, राइज कर जाती है। यानी किसी भी सिस्टम को टेम्परेचर को बढ़ाना है, उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना है, तो हम उसको हीट सप्लाई करके हम उसके टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। एक और दूसरा मेथड भी है कि अगर हमारे पास हीट नहीं है, ठीक है ना, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी टेम्परेचर ज्यादा है, उसके सामने जाओ तो वो हमको हीट सप्लाई करे,
एक और मेथड है जो बिना हीट सप्लाई किए ही इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकता है, वो है वर्क डन। जैसे अपने हाथ, जब ठंडी के दिनों में हम हाथ को ऐसे रबिंग करते, एक दूसरे पर घसते हैं, रबिंग करते हैं, तो क्या होती है कि इसकी बॉडी की टेम्परेचर क्या होती है, राइज होने लगता है। तो यहाँ पर तो कोई गर्म वस्तु है नहीं है, फिर भी ऐसे ऐसे रबिंग करने से इसकी टेम्परेचर राइज करने लगता है, ये हम भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो रबिंग करना है, ये एक्चुअली इस पर हम वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, और वर्क जो है इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकता है। तो मैं आपको डायरेक्ट ये कह सकता हूं कि किसी भी बॉडी का, किसी भी सिस्टम की अगर हमको इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना है तो हमारे पास दो तरीका है, या तो उसको डायरेक्ट हीट दे दें या उसको हम उस पर वर्क कर दें। ठीक है ना, तो ये दो तरीका से किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है। जैसे अगर फिर से देखो, एक सिस्टम है, ठीक है ना, अगर हम इस पर वर्क कर दें, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू को हम पॉजिटिव कहें, यानी सिस्टम पर हमने वर्क किया, तो ये हमारा क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और जब भी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर उस सिस्टम का क्या होगा, बढ़ेगा। अगर सिस्टम खुद वर्क करता है सराउंडिंग पर तो उसको हम लोग माइनस बोलेंगे। ठीक है ना, और इसका अर्थ यह है कि इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों को देखने से ये बात कंफर्म होता है कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हम दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना, आइदर सप्लाइंग द हीट या वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो और ये आगे ले। हो गया ना। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि किसी भी सिस्टम को इंटरनल एनर्जी को अगर बढ़ाना है तो हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, इफ या इंटरनल एनर्जी of a system can be increased by supplying heat या work done on it। ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी इंक्रीज बाय सप्लाइंग हीट और वर्क डन ऑन इट या बोथ साइमल्टेनियसली। दोनों भी एक साथ करेंगे तो और वर्क ये बढ़ेगा। ठीक है, अब देख लो, ये हम डेल्टा क्यू का मतलब हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, प्लस डेल्टा डब्ल्यू अगर लिख दें वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये दोनों का सम इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। यहां पर भी प्लस सिंबल है, इसको भी फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक, वेयर प्लस डेल्टा क्यू इक्वल टू हीट सप्लाइड टू द सिस्टम प्लस डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये याद रखना है। प्लस डेल्टा यू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी।
चलो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हो गया ना। ये दोनों हमने एक ही सिस्टम पर किया। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं सेम टू सेम पैटर्न पर। जैसे एक सिस्टम है, इसके अंदर गैस, ठीक। अब क्या होगा कि इसमें हम क्या करते हैं, डेल्टा क्यू प्लस 40 जूल हीट देते हैं। क्या करते हैं, 40 जूल बाहर से हीट देते हैं, ठीक है ना। और इस पर एक्सटर्नली वर्क डन कर देते हैं, डेल्टा डब्ल्यू वर्क करते हैं इस पर, मान लो प्लस 150 जूल, 150 जूल वर्क भी किया गया और साथ साथ 40 जूल इस पर हीट भी दिया गया। तो ये क्वेश्चन कहता है कि कितना इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ, यानी चेंज इन, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को आपको बताना है, ठीक, कितना चेंज हुआ। तो सीधे है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स, किसी भी सिस्टम को हीट दें या किसी भी सिस्टम पर वर्क करें या दोनों एक साथ करें, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च होगी। डेल्टा क्यू की वैल्यू कितना है, प्लस 40 जूल, और ये क्या है 150 जूल। अब ये कितना हो गया 190 जूल, यानी उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी 190 जूल बढ़ जाएगी, पहले से क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। कैलकुलेट कर लो। ठीक है, हो गया। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब ये है कि नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होता, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू की वैल्यू 0 है, ठीक, डेल्टा यू की वैल्यू 0 है, ठीक है।
अब देखो, तो मैं अगर कहूं कि किसी भी सिस्टम को अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस पर, कोई सिस्टम है, सपोज करो कि अगर ये एक पिस्टन है ऐसा, ये गैस, सोचो, ठीक, और ये हमको आइसोथर्मल प्रोसेस पर काम करना है, आइसोथर्मल प्रोसेस पर काम करना है। तो ये सिस्टम को हम क्या करेंगे, हीट दे रहे हैं, तो हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन आइसोथर्मल है, इसका मतलब ये है कि इस हीट का यूज किस में हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हीट बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, तो टेम्परेचर क्या होना है, इंक्रीज होना है, ठीक। लेकिन इसकी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रही है। एक मिनट, तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूं कि अगर एक सिस्टम को अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ये एनर्जी दूसरे चीज में ट्रांसफर हो जाए। इसका अर्थ है कि डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, 0। तो रूल क्या है, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू। ये वैल्यू तो 0, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक। तो यहां पर देख लो, प्लस डेल्टा क्यू का मतलब ये है कि हीट सप्लाई टू सिस्टम, हीट सप्लाइड टू सिस्टम। आप माइनस डेल्टा डब्ल्यू का मतलब ये है, अगर प्लस रहता है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। अब उल्टा हो गया, माइनस डेल्टा डब्ल्यू का मतलब है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क करेगा, यानी वो टोटल हीट का एनर्जी जो है वो नेगेटिव में, यानी ये वर्क डन बाय ये एक्सपेंड हो जाएगा, यानी कुछ यहां तक आ जाएगा, ठीक। तो वर्क डन बाय सिस्टम कितना हो जाएगा, बाय सिस्टम कितना हो जाएगा, तो प्लस डेल्टा क्यू के बराबर, ठीक। हम लोग देख लो, आइसोथर्मल के लिए वर्क डन कितना होता है, आइसोथर्मल के लिए वर्क डन होता है -2.303 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। अब बेस क्या होता है, तो ये W की जो वैल्यू है डेल्टा W, वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डेल्टा क्यू इक्वल टू -2.303 nRT log बेस 10 V फाइनल बाई V इनिशियल। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू 2.303 nRT log V फाइनल बाई V इनिशियल। ये जितने ज्यादा हीट सप्लाई करेंगे ये फाइनल वॉल्यूम उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि V इनिशियल तो फिक्स है, V फाइनल डिपेंड किस पर करेगा, डेल्टा क्यू पर। जितनी ज्यादा हीट सप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। मोर हीट सप्लाई टू सिस्टम, मोर वॉल्यूम इंक्रीज। ये तो ये रहा हम लोग का एप्लीकेशन, बस खत्म हो गया, 2 बजे तक ही है, ठीक। तो इसको प्लीज नोट करो। ठीक, तो आज इतना ही मैं पढ़ा पा रहा हूं।
कल से टाइमिंग से पढ़ाऊंगा। 2:15 तक है क्या? तो चलो 2:15 तक पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं ना। बस 2 मिनट इंक डाल लो, मैं इसको नोट करो। ठीक है, ओके, 2:15 तक है। ये समझ में आना है? तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का यूज हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में किए। अब यहां पर ध्यान देना है कि फॉर आइसोबारिक प्रोसेस में, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, यानी dP इक्वल टू 0। प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम हमारा चेंज करता है। तो वर्क डन इक्वल टू होता है, हम लोग जानते हैं, -PD। वर्क डन है PD। ओके, अब मान के चलो कि किसी भी सिस्टम को अगर हीट दें, हीट सप्लाई करें, तो इसकी प्रेशर को कांस्टेंट करना है। तो प्रेशर कांस्टेंट के लिए ध्यान से देखो कि जैसे हीट सप्लाई करेंगे, इस सिस्टम के पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होने लगेगा? इंक्रीज होगा। लेकिन इसका हीट का यूज किसमें होगा? एक्सपेंशन भी होने लगेगा, क्योंकि प्रेशर इसकी क्या होना है? कांस्टेंट है। नहीं तो अगर प्रेशर को मेंटेन करना है, जैसे ये फिक्स रहता, सपोज करो ये फिक्स रहता, तो प्रेशर हमारा क्या हो जाता है? इंक्रीज। लेकिन हम किस पर काम कर रहे हैं? आइसोबारिक प्रोसेस पर। तो अगर आइसोबारिक प्रोसेस पर काम कर रहे हैं, तो प्रेशर की वैल्यू हमारी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो जो भी हीट सप्लाई करेंगे, वो हीट का यूज जो है वो किस में होना चाहिए? हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन में होना चाहिए। ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगा? प्लस डेल्टा क्यू के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन PD भी होगा। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू -P निकाल देंगे dV, अब V1 से लेके V या V इनिशियल से V फाइनल तक करेंगे। ये P V फाइनल माइनस V इनिशियल होगा। ओके, तो प्लीज इसको लिखो। अब बात करते हैं फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक, हो गया ना? फिर से देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी? 0। चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू जो होगी
वो 0 होगा, डेल्टा V की वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पर देख लो वर्क डन की जो वैल्यू होती है इंटीग्रेशन P dV, तो जब dV की वैल्यू 0 तो वर्क की वैल्यू क्या होगी 0। यानी आइसोकोरिक प्रोसेस में, ठीक है ना, देयर इज नो वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम के द्वारा या ऑन द सिस्टम के द्वारा वर्क डन नहीं होता है। तो ध्यान से देखो कि अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करें और वर्क डन 0 है, तो एक रूल है डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू, तो ये हमारा 0 हो गया। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू डेल्टा यू के बराबर होगा, यानी जो भी हीट सप्लाई करेंगे वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। यानी अंडर आइसोकोरिक प्रोसेस all heat supplied to the system is 100% used to increase the internal energy of the system। उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, देयरफॉर टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर क्या होगा इंक्रीज होगा। ठीक, ओके, आज इतने ही सा, टाइम इज ओवर। कल हम लोग और विशेष बातें करते हैं, आज के लिए इतने सा। ओके, बाय, थैंक यू।